हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, ये टॉपिक डेली लाइफ के हिसाब से भी, हमारे दैनिक जीवन के हिसाब से भी और सभी एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आजकल इसी टॉपिक को, सौरमंडल को, सोलर फैमिली को हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए हम लोग यूपीएससी या पीएससी लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोलर फैमिली क्या होती है, सौर परिवार क्या होता है, सौर परिवार में सूर्य के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है वो कौन सा है, सबसे दूर जो प्लैनेट है वो कौन सा है, सबसे बड़े साइज और सबसे छोटे साइज के जो प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्डर भी हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोग दो प्लैनेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे, एक था आपका बुध और दूसरा था आपका शुक्र। ठीक है, बुध जो है इसको आप लोग कह रहे हैं मरकरी। बातचीत आज भी नहीं होगी, हम केवल और केवल कंटेंट बेस्ड बात करेंगे। तो मरकरी जो बुध है वो सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा ग्रह है, ये काम की बात हमने पढ़ी थी, सबसे छोटा ग्रह और साथ ही साथ सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक है और सूर्य के सबसे नज़दीक है तो ऐसा कह सकते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक है तो इसका परिक्रमण काल, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने का जो काल है, परिक्रमण काल है, वो सबसे कम होगा, वो मिनिमम होगा। और वो मिनिमम कितना बताया था आपको? 88 दिन बताया था दोस्तों जनरली सूर्य के हमने बात की है कि बुध पर वायुमंडल नहीं है, और बुध पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल सूर्य के ताप से क्या हो जाता है, सूर्य के ताप से नष्ट। तो यहाँ का वायुमंडल सूर्य के ताप से नष्ट हो गया, क्लियर। तो इस वजह से जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है, उसके कुछ ऊष्मा की जो भाग है उसमें कमी आ जाती है। इसी वजह से दोस्तों बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हुए भी, सूर्य के नज़दीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल दोस्तों सूर्य के द्वारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जनरली होना ये चाहिए था कि जो बुध है वो सबसे नज़दीक है सूर्य के, और सबसे नज़दीक है तो यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, और सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो रिवॉल्यूशन पीरियड अगेंस्ट सन, सूर्य के चारों तरफ जो घूमने का टाइम है वो आपका 88 डे है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जा रहा है, वायुमंडल नहीं है तो दोस्तों जीवन की कोई संभावना, जीवन यहाँ पर नहीं पाया जा सकता। एंड वन मोर थिंग, इसका कोई भी उपग्रह यानी जो प्राकृतिक उपग्रह है वो नहीं है, क्लियर, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। हाँ, एक नाम याद रखिएगा, मेरिनट 10, बिल्कुल एक नाम याद रखना है आपको, मेरिनट 10, ये बुध के लिए छोड़ा गया एक कृत्रिम उपग्रह है। तो मेरिनट 10 एक कृत्रिम उपग्रह है जो बुध की स्ट्रक्चर के लिए, बुध की सतह की जानकारी के लिए छोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये वाला कि बुध के आसपास कोई ग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, देयर इज नो सैटेलाइट ऑफ मरकरी। लेकिन हाँ, एक कृत्रिम सैटेलाइट जरूर इसके आसपास पाया गया, और पाया क्या गया, वो भेजा गया है। कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको भेजा गया हो, ठीक है। तो ये बात हम लोग किसके बारे में कर चुके थे, बुध के बारे में कर चुके थे, ये बात हम लोग मरकरी के बारे में कर चुके थे, इसी चीज को हम लोग रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों किसकी, शुक्र की बात कर रहे थे। बी नंबर पर हम लोग क्या देख रहे थे, शुक्र देख रहे थे। शुक्र के बारे में याद रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह है वो यही है, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है भाई, ये सबसे ज्यादा गर्म है और चमकीला ग्रह है आपका शुक्र, ठीक है। पृथ्वी की बहन बोलते हैं इसको, पृथ्वी की बहन। इसी ग्रह को सुंदरता की देवी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है, सुंदरता की देवी शुक्र ग्रह को बोलते हैं। इसी ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहते हैं, भोर या सांझ का क्या बोलते हैं, तारा कहते हैं दोस्तों। किसके बारे में, ये हम किसके बारे में बात करते हैं, शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। और शुक्र ग्रह का भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह आपको शुक्र के चारों तरफ भी नहीं मिलेगा। पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो आपका कौन सा है बताइए, वो आपका है शुक्र, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी कि इसकी साइज, शेप, डेंसिटी वगैरह जो है
वो पृथ्वी से मिलती जुलती है, दैट्स वाई इसको एक रीजन और है पृथ्वी की बहन कहने का। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसकी, पृथ्वी की बात करते हैं दोस्तों, अर्थ की बात करते हैं। अर्थ को क्या बोला जाता है भैया, नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जा रहा है, पानी पाया जा रहा है। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको आज की क्लास में डिलीवर करने वाला हूं जो आपको एग्जाम में इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगी। तो दोस्तों पानी पाए जाने की वजह से पृथ्वी कैसी है बताइए, नीला ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र सौरमंडल का ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, एकमात्र ग्रह, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी का जो प्राकृतिक सैटेलाइट है, प्रकृति का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो एक है, क्लियर। और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक है जिसका नाम क्या है बताइए, मून है, जिसका नाम क्या बताइए, चंद्रमा है, ठीक है। ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। बात क्लियर हुई यहां तक, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हो रखी है, झुकी हुई है। और इसके झुकी हुई होने की वजह से ही क्या होती हैं, जो ऋतुएं होती हैं, जो सीजन्स आते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, दैट्स वाई यहां पर सीजन और ऋतुएं जो है वो होती है। पृथ्वी जो होती है इसका सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो टाइम है वो आपका लगभग 365 दिन और लगभग कितना होता है, 365 दिन और 6 घंटे का होता है, क्लियर। और जो इसकी स्पीड होती है वो एक डेटा है आपके पास, और स्पीड दोस्तों लगभग आपकी 29.72 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। और अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन, अपनी अक्ष पर जब घूर्णन करती है उसको पृथ्वी का कहते हैं परिभ्रमण, जिसकी वजह से डे नाइट होते हैं, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, क्लियर। डे नाइट पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से होते हैं। तो डे नाइट में इसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगभग लगता है, ठीक है। और 24 घंटे का टाइम जब लगता है तो इसकी जो स्पीड होती है इस समय ये लगभग 1610 किलोमीटर प्रति क्या होती है, सेकंड होती है। कितनी होती है बताइए, 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है होती है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेंगे यहां से यहां तक। चलिए जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी, चलिए क्लियर। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको इसको किस में चेंज कर देना है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा, इसको आपको किस में चेंज कर लेना है, घंटे में चेंज कर लेना है ना। 1600 किलोमीटर प्रति घंटे, या इसको कह सकते हैं लगभग 1000 मील प्रति घंटे, है ना, इस तरह से। तो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। शुक्र की बात कर रहे थे, वीनस की बात कर रहे थे। शुक्र सबसे गर्म, सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी की बहन कह रहे हैं, सुंदरता की देवी कह रहे हैं, सांझ का या भोर का तारा कह रहे हैं। कोई भी उपग्रह दोस्तों आपको शुक्र का नहीं मिलेगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक पाया जाने वाला प्लेनेट आपका कौन सा है, वीनस है। पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी नीला ग्रह है जिसका द्रव्यमान 2 गुना 10 की पावर जिसका जो द्रव्यमान आप लिखेंगे 6 गुना 10 की पावर 24 kg, है ना। ये आप रेलवे में पूछ चुका है, 6 गुना 10 की पावर 24 kg, ठीक है। और जो त्रिज्या है लगभग जो रेडियस है लगभग 6400 किलोमीटर है, क्लियर। तो ये पृथ्वी की ही बात चल रही है। अर्थ की जो रेडियस है वो लगभग 6400 किलोमीटर है। व्यास की बात करेंगे तो लगभग 12800 हो गया डायमीटर, ठीक है। और जो द्रव्यमान है वो आपका कितना है बताइए, 6 × 10⁻24 kg। नीला ग्रह है, पानी की वजह से अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री ये इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से सीजन आते, ऋतु आती है। और पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों क्या है, चंद्रमा है। और पृथ्वी पर जीवन संभव है ऐसा ये एकमात्र ग्रह है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे समझाता हूं दोस्तों। पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है, ये पृथ्वी है, क्लियर। इसके और सूर्य के बीच में जो मिनिमम दूरी है, मिनिमम वो कितनी बताई थी, 14.70 करोड़ वर्ष, क्लियर। 14.70 करोड़ वर्ष का मतलब है इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे कहां रहेगी, नजदीक रहेगी। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक रहेगी, ठीक है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है पृथ्वी की सूर्य से वो लगभग 15.21 करोड़ यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्लियर, किलोमीटर, ओके। यहां पे 15.21 करोड़ किलोमीटर, है ना।
ये क्या रहेगा, सबसे दूर। तो सबसे नजदीक सबसे दूर कब होता है, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात करने वाले हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो सबसे कम दूरी है, वो कम दूरी आपको देखने को मिलती है कितनी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और सबसे ज्यादा दूरी कहां पर देखने को मिलती है आपको, सबसे ज्यादा दूरी जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो मैक्सिमम मिनिमम जो डिस्टेंस है वो आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस की अगर आप बात करते हैं तो सबसे कम जो दूरी है उसको आप उपसौर के नाम से जानते हैं, और ये 3 जनवरी को देखी जाती है। क्या बोलते हैं इसको, सबसे कम दूरी को उपसौर। और उपसौर कब देखी जाती है, 3 जनवरी को। यानी आपसे पूछा जाए सबसे नजदीक कब होती है पृथ्वी सूर्य के, तो 3 जनवरी के दिन होती है। और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, इसको अपसौर के नाम से जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि भैया पृथ्वी सूर्य से सबसे कम जो डिस्टेंस है वो कितनी रख रही है, बताइए, 14.70 करोड़ किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस 15.21 करोड़ किलोमीटर। सबसे नजदीक कब होती है, 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहते हैं। सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, जिसे कि क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की अगर अब बात की जाए, पृथ्वी और मून के बीच की दूरी की अगर बात की जाए, तो ये जो दूरी है ये आपको मिलने वाली है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। क्लियर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है बताइए, 3,84,000 किलोमीटर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि भैया सबसे नजदीक कब होती है पृथ्वी सूर्य के, 3 जनवरी को। सबसे दूर कब होती है बताइए, 4 जुलाई को। पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की दूरी है वो कितनी है बताइए, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। बात यहां तक क्लियर हुई, बोलो समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब एक एक ग्रह को लपेटेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मंगल के बारे में। 4थे नंबर का ग्रह है ये। मंगल को आप लोग मार्स लिख रहे हैं। काम की बात यह है कि दोस्तों मंगल को आप लोग क्या कह रहे हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को लाल ग्रह के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। मंगल की अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी और किस किस के बीच में है, ये पृथ्वी और शुक्र के बीच में है, ठीक है। तो सॉरी, पृथ्वी जो है वो मंगल और शुक्र के बीच में आती है, ठीक है। तो जनरली कह सकते हैं पृथ्वी का पड़ोसी है। एक तरफ पड़ोसी कौन है, शुक्र है, और दूसरी तरफ पड़ोसी कौन है बताइए, मंगल है। तो इस तरीके से भी याद रखिएगा भाई, एक तरफ शुक्र पड़ता है, दूसरी तरफ आपके बीच में अर्थ पड़ गई, और एक तरफ कौन सा पड़ गया, मार्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, शुक्र के बारे में और किसके बारे में, मार्स के बारे में याद रख लीजिएगा, ठीक है। लाल ग्रह कहते हैं इसको, और लाल ग्रह कहते हैं ये पृथ्वी से भी छोटा है दोस्तों, पृथ्वी से भी छोटा है, पृथ्वी से भी छोटा ग्रह है। और खास बात यह है कि दोस्तों मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों, 2 उपग्रह। क्लियर। मंगल के कितने सैटेलाइट है आपके पास, 2 सैटेलाइट है, और जिनके जो नाम आप देख लेंगे वो नाम आएगा फोबोस डीमोस। बिल्कुल, फोबोस और डीमोस। मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 हैं, फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं। और मंगल पर एक पर्वत है दोस्तों, इस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। क्लियर। ये सबसे बड़ा पर्वत है, ये सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत। और ये निक्स ओलंपिया, ऐसा कहते हैं ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना हाइट रखता है। जो माउंट एवरेस्ट है उससे कितने गुना हाइट रखता है, 3 गुना, ठीक है। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आप डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या कि भाई मंगल को लाल ग्रह कह रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड कलर का है। आगे बात करेंगे पृथ्वी से छोटा है। शुक्र और मंगल के बीच में कौन आती है, पृथ्वी आती है। मंगल के 2 आपके सैटेलाइट्स है दोस्तों, फोबोस और डीमोस, ठीक है। अच्छा, मंगल की बात करी तो ये किया कि निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत है, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा पर्वत है पूरे सौरमंडल का। और ये कहां पाया जा रहा है बताइए, मंगल ग्रह पर पाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं 5वां, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 5वें में हम लोग बात करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति की बात करते हैं दोस्तों।
जुपिटर की बात करते हैं। क्लियर, जुपिटर की बात करते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है भैया, सबसे बड़ा ग्रह। इस सबसे बड़े ग्रह के दोस्तों 79 उपग्रह हैं, 79 सैटेलाइट है। क्लियर, और सबसे बड़ा जो इनके अंदर है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका, उसका नाम है गनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका, उसका नाम क्या है? गनीमीड। और ये गनीमीड उपग्रह सौर मंडल का ही सबसे बड़ा है, सौर मंडल में सबसे बड़ा, यानी पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है, उसका नाम क्या है दोस्तों? गनीमीड है। और ये गनीमीड अपने आप में कह सकते हैं ये बुध से भी बड़ा है अपने आप में। ठीक है, गनीमीड जो है ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। क्लियर, जो सबसे छोटा ग्रह है उससे भी बड़ा उपग्रह अकेले किसके पास है बताइए? बृहस्पति के पास है। दोस्तों बृहस्पति जो है वो अपनी अक्ष पर घूर्णन सबसे फास्ट करता है। भाई सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा तो बुध सबसे फास्ट करता है, लेकिन अपनी अक्ष पर जो घूर्णन है, अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर, है ना, रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, इस पर दोस्तों 10 आवर के अंदर ये क्या कर लेता है? घूर्णन करता है। और ये मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम, सबसे कम समय में घूर्णन करता है। यानी अपनी अक्ष पर घूर्णन करने की मैक्सिमम स्पीड किसके पास है बताइए? बृहस्पति के पास है। क्लियर? अच्छा, अन्य सभी ग्रहों के द्रव्यमान का, अन्य सभी ग्रहों का जो द्रव्यमान है, अन्य सभी ग्रहों के द्रव्यमान का कितने गुना है? 2.5 गुना दोस्तों अकेले किसका द्रव्यमान है? बृहस्पति का द्रव्यमान है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा ग्रह तो आप जानते ही हैं जुपिटर, कह रहे हैं 79 इसके सैटेलाइट्स हैं। ये डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है अलग अलग बुक्स में। सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों बृहस्पति का गनीमीड है। साथ ही साथ ये आपके सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर, तो सौरमंडल के अंदर आप देखते हैं ये बुध से भी बड़ा ग्रह अपने आप में है, और सभी ग्रहों से लगभग 2.5 टाइम इसका क्या है दोस्तों? द्रव्यमान है। ये बड़े काम की बात है। एक चीज और, बृहस्पति के अंदर दोस्तों 1300 पृथ्वी आपकी समा सकती हैं। ठीक है, बृहस्पति के अंदर लगभग 1300 क्या समा सकती हैं? पृथ्वी। और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से 318 गुना है। क्लियर, जो बृहस्पति का द्रव्यमान है पृथ्वी से 318 गुना क्या है? द्रव्यमान है। एनसीईआरटी का डेटा है कि बृहस्पति के अंदर छोटी छोटी कितनी पृथ्वी बन सकती है? पृथ्वी के बराबर के कितने टुकड़े बन सकते हैं? 1300। ठीक है, और द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी की तुलना में कितने गुना है? 318 गुना है। ये डेटा एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह, अपनी अक्ष पर सबसे ज्यादा घूर्णन, सूर्य के सबसे ज्यादा घूर्णन जल्दी कौन कर रहा था? बुध कर रहा था। सबसे कम कौन कर रहा था? वरुण कर रहा था। ठीक है, यहां पर इसके बारे में बात की है। 79 सैटेलाइट्स हैं। गनीमीड सबसे बड़ा है, जो कि सौरमंडल में ही सबसे बड़ा है। ये बुध ग्रह से बड़ा है अपने आप में। बृहस्पति का द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के द्रव्यमान से 2.5 मल्टीपल है। 1300 पृथ्वी इसमें से बन सकती हैं, और पृथ्वी के द्रव्यमान का कितने गुना है बताइए? 318 गुना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। 6वें नंबर पर हम लोग शनि। शनि को दोस्तों क्या कह रहे हैं? सैटर्न कह रहे हैं। और शनि के बारे में एक चीज आपको बता देता हूं, शनि काला ग्रह कहते हैं, और काला ग्रह कहा जाता है नाइट्रोजन के कारण। ठीक है, तो शनि को नाइट्रोजन के कारण क्या बोला जाता है? काला ग्रह कहते हैं। और शनि के जो उपग्रहों की जब बात की जाती है, तो शनि के जो सैटेलाइट्स हैं उनमें से एक फेमस सैटेलाइट है टाइटन। क्लियर, याद रखिएगा, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट जब टाइटन है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, शनि के टोटल 62 सैटेलाइट्स की हम लोग बात करते हैं। टोटल 62 सैटेलाइट्स की हम लोग क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। और ठीक है, सबसे कम सघन ग्रह के अंदर इसको माना जाता है। ठीक है, सबसे कम सघन ग्रह, देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। और ऐसा कहते हैं इसका घनत्व जल से भी कम है। यानी पूछा जाए जल से भी कम घनत्व, यानी वो ग्रह जो जल पर तैर सकता है ना, वो ग्रह जो जल पर क्या कर सकता है? तैर सकता है। वो ग्रह कौन सा है बताइए? शनि है। क्योंकि शनि की जो डेंसिटी है वो जो आपका सैटर्न है, इसकी जो डेंसिटी है वो किससे कम है बताइए? वाटर से कम है। ठीक है, तो काला ग्रह है। कई जगह पर देखिए नाइट्रोजन के कारण तो काला है, लेकिन कई कई जगह पर पीला भी लिखा हुआ है कि भाई शनि का कलर पीला है, लेकिन है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से काला कलर जो है वो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। और वैसे भी
है ना, हम लोग जहाँ पर भी शनिदेव की मूर्तियाँ वगैरह देखते हैं ब्लैक कलर में बनी हुई होती हैं, काला तेल चढ़ाते हैं हम लोग उसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब मे भी काला ही बेटर है, ठीक है। कलर के बारे में एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कारण दोस्तों जो कलर है वो शनि का कैसा दिखाई देता है बताइए? काला दिखाई देता है। सबसे कम इसकी क्या पढ़ रहे हैं आप? डेंसिटी पढ़ रहे हैं, और जल से भी कम डेंसिटी है। दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही मैंने कहा है भाई, वही मैंने कहा है कि कहीं कहीं पर पीला लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन काला ग्रह कह रहे हैं नाइट्रोजन के कारण, और प्रकृति भी इसकी ब्लैकिश नेचर की होती है। तो आई थिंक सो काला और पीला आपको दो ही ऑप्शन में से कोई एक ही मिलेगा, तो दैट विल बी द ग्रेट आंसर, दैट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। उपग्रह जो है इसके लगभग 62 पड़ते हैं, और 62 में से जो मेन है वो आपका कौन सा देखने को मिलेगा? आपको मेन जो है वो आपका टाइटन देखने को मिलेगा। अच्छा, उपग्रह जो है ये वेरियस है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है ये नए नए खोजे जाते हैं, नए नए खोजे जाते हैं, तो इनका जो नंबर है दैट कैन बी वेरिएबल, ये चेंज हो सकता है। लेकिन अभी तक ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो आपका क्या है बताइए? टाइटन है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो क्या बताइए? टाइटन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा के तौर पर आप लोगों ने ये लिखा, ठीक है। क्लियर? आगे बात करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ। सैटेलाइट्स के बारे में बात करें तो अभी मैंने चेक किया था 81 82 तक का डेटा भी अवेलेबल है। तो यानी अभी कह सकते हैं कि उपग्रहों का जो वर्तमान में नंबर है, जब बुक्स पुरानी आपकी अपडेट हुई तब 62 मान सकते हैं, लेकिन अभी आप कितना नंबर काउंट कर सकते हैं? 81 82 के करीब जो है आप शनि के सैटेलाइट्स की बात करेंगे। टाइटन अभी भी सबसे बड़ा है। कलर जो है पीला भी लिखा हुआ है, हल्का सा ऑरेंज कलर की भी बात की है, येलोइश ब्राउन कलर, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जगह पर लिखा हुआ है कि भाई शनि का कलर हो सकता है कि जो प्लेनेट है उसका जो कलर है वो पीला हो, लेकिन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस ज्यादा, बहुत ज्यादा होने की वजह से कैसा दिखे? काला दिखे, मे बी पॉसिबल, ठीक है। चलिए, तो शनि के बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? अरुण की और वरुण की, ठीक है। अच्छा, शनि की एक खास बात और है, जो सबसे खास बात शनि की है वो छूट गई, ठीक है। शनि के चारों तरफ दोस्तों वलय पाई जाती है। दोस्तों वलय युक्त ग्रह है ना, शनि के चारों तरफ क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती है। यानी जो ग्रह है इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती है। तो वलय युक्त जो ग्रह है वो आपका कौन सा है बताइए? शनि है। शनि के चारों तरफ क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई शनि के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं? वलय पाई जाती हैं, ठीक है। शनि की तरह ही दोस्तों वलय जो पाई जाती है वो अरुण के अंदर पाई जाती है, यूरेनस के अंदर पाई जाती है। शनि की तरह ही वलय पाई जाती है। और यूरेनस की जो खोज है, यूरेनस की जो डिस्कवरी है, इसके बारे में बोला जाता है 13 मार्च 1781 को अरुण की जो खोज की थी वो दोस्तों जिस साइंटिस्ट ने की थी उनका नाम था विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने जो अरुण ग्रह है इसको क्या किया था बताइए? खोजा था, ठीक है। वरुण की जब बात करेंगे, वरुण को आप नेपच्यून कह रहे हैं, सबसे दूर स्थित ग्रह है। और वरुण की जब आप बात करते हैं तो वरुण की जो खोज हुई है वो जॉन ग्ले नाम के साइंटिस्ट ने की है, जॉन ग्ले, क्लियर। और जॉन ग्ले नाम के साइंटिस्ट ने ये जो की है, जॉन ग्ले ऐसा कुछ बोला जाता है, और 1846 में की है। कब की है बताइए? 1846 में, ठीक है। तो वलयुक्त ग्रह कौन है? शनि। और अरुण पर भी शनि की तरह क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। अरुण की जो खोज है 13 मार्च 1781 को किसने की है बताइए? विलियम हर्शेल ने की है। अच्छा, खास बात दोस्तों, अरुण जो है ये हरे रंग का ग्रह है, क्योंकि इसके वातावरण में क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। मीथेन के कारण अरुण का रंग कैसा है बताइए? हरा है। और वरुण का जो रंग है, वरुण के रंग के बारे में तो कोई खास बात नहीं, लेकिन सबसे ठंडा ग्रह है भाई, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है बताइए? सबसे ठंडा ग्रह आपके पास वरुण है, नेपच्यून है, ठीक है। तो शनि में वलय पाए जाते हैं। कलर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बुक्स में येलो लिखा हुआ है, येलो काफी जगह बात की गई है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ के कलर में डार्कनेस यानी ब्लैक कलर पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। अरुण के बारे में, यूरेनस के बारे में खोज किसने की है? 13 मार्च 1781 विलियम हर्शल। हरा कलर यहाँ के एनवायरनमेंट में है मीथेन की वजह से। और जो वरुण है दोस्तों, इसकी खोज जॉन ग्ले ने की है, जॉन ग्ले ऐसा नाम मिलेगा।
सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ओके। देखिए अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था बताइए? जुपिटर, बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा था बताइए? सबसे छोटा था बुध। सबसे नजदीक सूर्य के नजदीक कौन था बताइए? बुध। सूर्य से दूर कौन सा है बताइए? वरुण। ठीक है। गर्म सबसे ज्यादा कौन सा है बताइए? शुक्र। और ठंडा सबसे ज्यादा कौन है बताइए? ठंडा सबसे ज्यादा कौन है? वरुण। क्लियर? सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, तो परिक्रमण काल मैक्सिमम। परिक्रमण काल क्या रहेगा? मैक्सिमम। क्लियर? और यहां परिक्रमण काल क्या रहेगा बताइए? परिक्रमण काल आपका क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। परिक्रमण काल इसका क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर की बात की जाए तो परिक्रमण काल क्या हो जाएगा बताइए? मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, किसका? सबसे कम परिक्रमण काल जो है उल्टा कर दिया है, बुध का परिक्रमण काल जो है वो मिनिमम होगा, क्योंकि सबसे नजदीक है ना, तो उल्टा करेंगे इसको। बुध का परिक्रमण काल जो है वो आपका मिनिमम होगा, और जो आपके वरुण है इसका परिक्रमण काल क्या होगा? मैक्सिमम। अपनी अक्ष पर घूर्णन की बात करें तो अपनी अक्ष पर घूर्णन में, अपनी अक्ष पर जब रोटेशन हो रहा हो तो उसके अंदर जो मैक्सिमम जो टाइम लेता, जो मिनिमम टाइम लेता है, सबसे कम टाइम जो लेता है, उसका नाम क्या बताइए? उसका नाम है आपके पास बृहस्पति। बृहस्पति अपनी एक्सिस पर 10 घंटे में क्या हो जाता है? घूम जाता है। ठीक है, क्लियर? ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करेंगे, इनको पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर? अपनी अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन कौन करता है बताइए? क्लियर? सबसे कम टाइम लेता है, तो आप इसे कह सकते हैं सबसे तेज घूर्णन, है ना। इसको भी बुध को क्या कहेंगे? आवर्तकाल सबसे कम है तो घूर्णन सबसे ज्यादा रहेगा, और स्लो जो ऐसे बात करेंगे इसकी, है ना, परिक्रमण। ठीक है, सबसे तेज परिक्रमण कौन करता है? बुध करता है। सबसे स्लो परिक्रमण कौन करता है बताइए? सबसे स्लो परिक्रमण जो करता है वो आपका कौन करता है? वरुण करता है। अपनी अक्ष पर घूर्णन जो है वो मिनिमम टाइम लेता है बृहस्पति, मिनिमम टाइम लेता है, तो सबसे तेज क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। और दोस्तों सबसे स्लो की अगर आप बात करेंगे तो अपनी अक्ष पर सबसे स्लो घूर्णन जो है वो कौन करता है? वो शुक्र करता है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट में ये दोनों, दूसरे पॉइंट में ये दोनों, तीसरे पॉइंट में ये दोनों, ठीक है, और चौथे पॉइंट में हम लोगों ने ये दोनों की बात की है। ठीक है, चलिए बोलो, बात क्लियर हुई यहां तक? ओके, आगे बात करते हैं, है ना। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को बोला जाता है। बुध सबसे नजदीक है, लेकिन बुध का वायुमंडल जो है वो सूर्य के तापमान की वजह से नष्ट हो जाता है। ठीक है, सूर्य के तापमान की वजह से नष्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां के वातावरण को सबसे गर्म नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पर वायुमंडल है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा बड़ा जो सैटेलाइट है सौरमंडल का वो गनीमीड है, और वो किसका है बताइए? बृहस्पति का है। और सबसे छोटा जो सैटेलाइट है वो आई थिंक सो हम बात करते हैं फोबोस की या डीमोस, बिल्कुल डीमोस है ना। तो सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो गनीमीड, और सबसे छोटा सैटेलाइट कौन है बताइए? डीमोस है। चंद्रमा की बात करते हैं दोस्तों, चंद्रमा, मून की बात करते हैं। क्लियर? चंद्रमा की हम लोग जब बात करने के लिए निकलेंगे तो चंद्रमा का जो अध्ययन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेलेनोलॉजी कहेंगे। क्लियर? चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्रण है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कितने समय में करता है? लगभग 27.3 दिन के अंदर। क्लियर? इसी को बोला जाता है सौर मास। क्या बोलते हैं बताइए? सौर मास। यानी लगभग 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा क्या कर लेता है बताइए? पृथ्वी का क्या लगा देता है? एक चक्कर लगा देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सौर मास के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोलो, क्लियर हो गई बात यहां तक? अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को बोला जाता है एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह को क्या बोला जाता है दोस्तों? एस्टेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो होते हैं
ये तारे ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त, तारे ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त, तारे ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त अन्य खगोलीय पिंड हैं, अन्य खगोलीय पिंड हैं। तारे ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त ये अन्य खगोलीय पिंड हैं जो क्या करते हैं बताइए, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्लियर? ये भी क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इनको एस्टेरॉइड्स क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ये दोस्तों तारे ग्रह उपग्रहों से क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं। खास बात, ये मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई क्षुद्र ग्रह जो होते हैं कहां पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, तो क्षुद्र ग्रहों के बारे में याद रखना है आपको कि क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स किनको बोला जाता है, एस्टेरॉइड्स बोला जाता है क्षुद्र ग्रहों को। तारे ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त अन्य खगोलीय पिंड हैं ये, ठीक है, जो सूर्य के, ये भी सूर्य के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और विशेष रूप से एक क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षा में पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति की कक्षा में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड्स बोला जाता है। इनके बारे में मैं बातें कर चुका हूं। ठीक है, चलिए, ओके, क्लियर हुई भाई बात यहां तक? चलिए, इज दैट क्लियर? चलिए, क्लियर। अब आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों उल्का पिंड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, उल्का पिंड की बात करते हैं। ठीक है, उल्का पिंड को जनरली बोला जाता है टूटता तारा। ठीक है, जो तारे टूटते हुए दिखते हैं हमें आकाश में, अचानक से ऐसे ऐसे चमक सी दिखाई देती है और थोड़ी देर में वो गायब हो जाती है, उनको क्या बोला जाता है बताइए, उल्का पिंड बोलते हैं। और उल्का पिंडों को इंग्लिश के अंदर जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है मेटियोराइट। क्या बोलते हैं, मेटियोराइट। जनरली दोस्तों ये पत्थर या फिर धूल और गैस के टुकड़े होते हैं। पत्थर या धूल गैस के क्या होते हैं बताइए, टुकड़े होते हैं। और ये टुकड़े क्या होते हैं, वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में प्रवेश करके वायु के घर्षण से पिघल जाते हैं। वायु के घर्षण से पिघल जाते हैं। पत्थर के टुकड़ों पर जब घर्षण लगता है तो ये क्या उत्पन्न करते हैं, आग उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। तो चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, इस वजह से चमक उत्पन्न होती है। कभी कभी ये पूरी तरह पिघलते नहीं है और जमीन पर गिर जाते हैं तो जमीन पर गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं। उल्का वृष्टि बोलते हैं, उल्का पिंडों की बरसात, है ना। तो उल्का पिंड जनरली टूटता तारा है एक तरीके से। क्लियर, जो टूटता हुआ तारा है जिससे आप मन्नत मांगते हो, ओके, तो उसको हम लोग बात करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। चमकीली एक धारा आपको इनके अंदर दिखाई देती है, ऐसे अचानक से चमक होती है। ठीक है, एक छोटी सी ऐसे तारा जैसे टूटा, ओके, और टूटते तारे की चमक होती है तो हम कुछ मन्नत मांगते हैं, भगवान ऐसा कर देना, ऐसा बोलते हैं कि टूटते तारे से कुछ मांगो तो मिलता है। पता नहीं मिलता हो नहीं मिलता हो, लेकिन मन्नत तो है। तो ये जो टूटते तारे होते हैं, जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, ये क्या होते हैं बताइए, उल्काएं होती हैं। इनको मेटियोराइट कहते हैं। पत्थर, धूल और गैस के ये क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। ठीक है, फिर आगे बात की जाती है, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ये, तो वायु का जब घर्षण होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और चमक उत्पन्न करते हैं। कभी कभी जब ये पूरी तरह नहीं पिघल पाते तो ये जमीन पर आ जाते हैं, टकराते हैं, और टकराकर क्या होता है बताओ, टकराकर दोस्तों ये जो है वो जमीन पर गहरे गहरे गड्ढे कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों धूमकेतु। धूमकेतु की बात करते हैं दोनों दोस्तों, इन्हें पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा कहते हैं धूमकेतु को, और इनको कॉमेट के नाम से भी जाना जाता है। धूमकेतु, पुच्छल तारा, या इन्हें क्या कहते हैं, कॉमेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। धूमकेतु की जब बात करेंगे तो दोस्तों ये परवलय पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये पैराबोलिक पथ पर सूर्य के क्या लगाते हैं, चक्कर। पैराबोलिक पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और चक्कर लगाते समय कभी कभी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बहुत नजदीक से गुजरते हैं
और बहुत नज़दीक से गुजरते हैं तो न्यूज़पेपर में खबर आती है कि एक धूमकेतु जो है वो बहुत नज़दीक से गुजरने वाला है, ऐसा करके। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो इनकी जो पूंछ होती है वो सूर्य से दूर होती है, सूर्य से विपरीत इनकी क्या होती है, पूंछ होती है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो सिरा है वो चमकीला होता है, इनका जो चमकीला सिरा है उसे पूंछ कहते हैं। और पूंछ हमेशा जब ये चक्कर लगाते हैं तो जो पूंछ है वो पृथ्वी जो सूर्य है उससे क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। ठीक है, क्लियर है ना। तो पृथ्वी के निकट से भी ये गुजरते हैं। तो हेलेना या हेली नाम का जो धूमकेतु है, हेलेना या हेली नाम का जो धूमकेतु है, ये हर 76 साल में आता है, हर 76 साल बाद आता है। तो पिछली बार जो ये आया था वो आपका आया था 1986 में, पिछली बार 1986 में आया था। तो 76 इंक्लूड करेंगे, 6 6 12, 8 7 15 और 1 16, और 2062 में ये दोबारा आने वाला है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेड टाइम के बाद वापस घूमकर आते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पुच्छल तारा, धूमकेतु या कॉमेट किन्हें कहते हैं, पूंछ वाले तारे होते हैं, सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार पथ पर ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और चमकीला जो इनका किनारा होता है, पुच्छल तारा इसीलिए कहते हैं, जो हमेशा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो पूंछ जो है वो सूर्य से अपोजिट ही रहेगी। और ये पृथ्वी के एनवायरनमेंट में भी कई बार आ जाते हैं, नजदीक होके भी आ जाते हैं, वायुमंडल में तो जनरली नहीं आते, लेकिन नजदीक होकर गुजरते हैं तो अखबारों में खबर आती है कि भाई धूमकेतु गुजरने वाला है, कोई खतरा ना हो जाए, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो हेली नाम का जो धूमकेतु है लगभग 76 साल के बाद, 76 साल के बाद, बिल्कुल महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो उल्का पिंडों से बनी है। बिल्कुल, वेरी गुड, महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो उल्का पिंडों से बनी हुई है। ठीक है, चलिए, क्लियर। ओके, एनसीईआरटी में एक और चीज दी हुई है दोस्तों, कि जैसे सप्तऋषि मंडल, हमने एक नक्षत्र मंडल पढ़ा था, हमने एक तारा मंडल पढ़ा था दोस्तों। हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें इतने सारे सूर्य वगैरह है, हमारी आकाश गंगा जो होती है, हमारी जो आकाश गंगा उसका नाम है गैलेक्सी या मंदाकिनी। क्लियर, आकाश गंगा का मतलब है वो पूरा क्षेत्र, पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर हमारे सूर्य, तारे, पृथ्वी, जितने सारे ये सब जितने खगोलीय पिंड हैं, ये आकाश गंगा है। इसको मंदाकिनी कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी के अंदर सबसे भव्य जो तारा मंडल है, सबसे ब्राइट जो आपका जो स्टार्स का ग्रुप है उसका नाम है दोस्तों ओरायन। क्या नाम है? ओरायन। ठीक है, सबसे भव्य जो तारा मंडल है उसका नाम ओरायन है दोस्तों। ओरायन जो है 7 या 8 तारों का समूह है और इसको शिकारी ग्रुप कहते हैं। एनसीईआरटी ने इसकी इमेज कुछ इस तरह से दी है, जैसे मान लो कोई शिकारी हो। क्लियर, 3 तारे जो होते हैं वो शिकारी की बेल्ट बनाते हैं। ठीक है, 3 तारों के बाद ऊपर जो है, क्लियर, ऊपर ऐसे एक चतुर्भुज टाइप का तारों का एक ग्रुप और बनता है, और नीचे 2 तारों का ग्रुप ये रहा, 3 2 5 3 8। ठीक है, क्लियर। और ये जो शिकारी की बेल्ट है, ये 3 चमकदार तारे होते हैं, ये शिकारी की बेल्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं इमेज नहीं बना सकता, एक शिकारी बना हुआ है, शिकारी ऐसे शिकार कर रहा है। ठीक है, तो ये तारे जब आपस में मिलते हैं तो इसकी शेप एक खड़े हुए शिकारी के जैसी लगती है। और बीच वाले जो 3 तारे हैं वो जो होते हैं वो किसको बताते हैं दोस्तों? शिकारी की बेल्ट को बताते हैं। 3 तारे शिकारी की क्या बताते हैं? कमरपेटी बेल्ट। और जब इन तीनों तारों को मिलाते हुए इधर पूर्व दिशा में देखेंगे तो पूर्व दिशा में आपको एक बहुत ही चमकीला तारा देखने को मिलेगा दोस्तों। इसको सीरियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीरियस। याद रखना, सीरियस सौर परिवार का हिस्सा नहीं है, ये दूसरे नक्षत्र मंडल में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार में नहीं है? तो सीरियस जो है ये एक बहुत चमकदार तारा है, ये सबसे चमकदार तारा इसे कहते हैं। सबसे चमकदार जो तारा है वो यही है, सबसे चमकदार जो है वो सीरियस है। ठीक है, नक्षत्र मंडल में। ओके, और ये किसके अंदर आता है? ओरायन ग्रुप के अंदर आता है, जिसमें 7 से 8 आपको तारे देखने को मिलते हैं, जिनको शिकारी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और शिकारी ग्रुप में जो 3 बीच के तारे हैं शिकारी की बेल्ट बनाते हैं। ओके, और इनको जब पूर्व दिशा की तरफ मिलाएंगे, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो आप सप्तऋषि मंडल पढ़ते हैं तो सप्तऋषि मंडल में 5 तारे जो आपके थे, उसके बाद 6वां तारा, तो 5 को मिलाकर जब इसको इस तरह मिलाएंगे और आगे देखेंगे तो दोस्तों उत्तर दिशा में आपको कौन सा तारा देखने को मिलेगा? ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। उसी तरीके से पूर्व दिशा में जब आप इधर देखेंगे तो आपको कौन सा तारा देखने को मिलेगा? पूर्व दिशा में आपको सीरियस स्टार देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सीरियस ब्लैक के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, तो आज की क्लास में यहीं तक की जानकारी, कंप्लीट सौरमंडल आपको पढ़ाया।
ओके, कंप्लीट सौरमंडल के बारे में जितनी जानकारियां अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड ऑथेंटिक सोर्सेज से मुझे मिल पाई वो मैंने आपको डिलीवर की। जनरली ये टॉपिक ज्योग्राफी में या जीके में पढ़ाया जाता है, लेकिन साइंस का पार्ट तो है ही, तो आपको डिलीवर किया, आपको समझाया अच्छे से, और जहां पर भी कंफ्यूजन था वो डेटा भी मैंने आपको बताया। अब एक ट्रिक दोस्तों इसके बारे में दोस्तों बुक्स के अंदर लिखी हुई है, और वो ट्रिक हमें देखनी है। ट्रिक आप देखेंगे, क्लियर। हम हैं नीले, हम हैं नीले, पति हैं पीले, हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है। शुक्र बहन क्या है? चमकीली है। हम हैं पीले, पति हैं हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला। क्लियर। अब मैंने बोला है कि पीला भी मिल सकता है, शनि है काला, लाल है मंगल, शनि है काला, लाल है मंगल, और लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। ट्रिक क्या है बताइए? ट्रिक क्या है बताइए? ट्रिक है आपके पास, ट्रिक है आपके पास। हम हैं नीले, पृथ्वी कैसा ग्रह है बताइए? नीला ग्रह है। किसकी वजह से? पानी की वजह से। बृहस्पति पीला है, किसकी वजह से? बृहस्पति सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से पीला है। शुक्र चमकीली है, शुक्र क्या है? गर्म ग्रह है, तो क्या बताइए? चमकीला है। शनि के बारे में ऐसा बोलते हैं नाइट्रोजन की वजह से इस पर काले धब्बे पाए जा सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस की वजह से शनि पर आपको काले स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है दोस्तों? नाइट्रोजन की वजह से। लाल है मंगल, दोस्तों मंगल जो है ये आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या है? लाल। और अरुण जो है ये मीथेन की वजह से कैसा है बताइए? हरा। तो ये ट्रिक है जो आपके काम आ सकती है एग्जाम्स में। ओके, चलिए, तो सौरमंडल आपका कंप्लीट है दोस्तों। 2 वीडियोस हैं।